जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, हमारे जो मेहमान हैं उनको भी, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक और इस अन्य लाइव से उनको भी। आज जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण हमारे आज जो सबसे बड़े जो विराट पुरुष हैं भारत के, मुझे लगता है दुनिया के, आज उनका अगर जन्मदिन है तो उस समय में अगर हम एक बिहार के पंचायत के चुनाव की चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सामयिक भी है, और कहीं ना कहीं इस चर्चा के बीच में हमारे साथ जो बैठे हुए लोग हैं, बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ। चंद्रभूषण पांडे जी हैं, रिटायर्ड जस्टिस, और ग्राम सरकार को लेके अखिल भारतीय स्तर पे जो इनका प्रयास है, वो भी एक अपने जो जस्टिस का जो उनका रहा है रिकॉर्ड, उसके साथ साथ जो एक ग्राम सरकार की जो भूमिका में उन्होंने जो अपना पूरा का पूरा जीवन लगाया है उस रिटायरमेंट के बाद, वो भी सैल्यूट करने लायक है। हमारे साथ मंगलम जी हैं, हाईकोर्ट के, पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, समाज सेवी हैं, और पंचायत राज निजाम के व्यवस्था और पंचायतों को लेके काफी सक्रिय रहे, उनकी भूमिका रही है। हमारे साथ दो दो मुखिया हैं जो बिहार के अलग अलग मुखिया संघ के पदाधिकारी भी हैं, और काफी लंबे अरसे से मुखिया भी रहे हैं। अशोक कुमार सिंह हमारे साथ हैं, एक अशोक मंडल भी है, बहुत सीनियर सीनियर हमारे मुखिया हैं। और जो बिहार की जो जमीनी सच्चाई है ग्राम पंचायतों का, ग्राम सरकार का, वो सीवी पांडे जी के साथ में वो शेयर करेंगे। और क्या है ग्राम सरकार की कल्पना और क्या है ग्राम पंचायती राज, इन सारे चीजों को लेके अगर बिहार में आज चुनावी बिगुल बच चुका है और सारे चौकरी भी सज चुके हैं एक तरह से, जो किस किस को चुनाव लड़ना है, क्या चुनाव लड़ना है, ये सेवा का मॉडल है या पैसा कमाने का एक लोकल लेवल पे एक एक नई एक सिलसिला बना है, ये क्या है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्यों जो नौजवान है वो नौजवान इस बिहार के इस राजनीतिक चुनाव में और पंचायती राज व्यवस्था में, ग्राम सभा में, ग्राम सरकार में अपनी भूमिका नहीं बनाते हैं? क्यों ये ट्रेडिशनल जो पूरा चुनाव का लेखा जोखा है वो एक कुछ परिवारों में, कुछ सामंती समूहों में ये सारे चीजें बन के रह जाती है? हम बहुत सारे सवाल हम जानेंगे अपने पांडे जी से। जस्टिस पांडे जी हमारे साथ एक ऐसे दिग्गज हैं जो पूरे भारत के ग्राम पंचायत और ग्राम सरकार को लेके एक अनुभव का उनके पास पिटारा है। तो हम पहले शुरू करते हैं जस्टिस पांडे जी से, और जानना चाहते हैं कि सर, आपका जो ग्राम सरकार मॉडल है, बहुत लंबा संघर्ष किया है, क्या ये ग्राम सरकार ही पंचायती राज है या ये बिल्कुल अलग है? पांडे जी। सबसे पहले तो ये जन्माष्टमी है, और आप जानते हैं कि महाभारत में 5 गांव को लेकर ही महाभारत हो गया था। तो अब गांव का कितना बड़ा महत्व है कि गांव के नाते महाभारत भी हो सके। तो ये एक जन्माष्टमी के दिन ये आप बहस करा रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी महत्ता सबको समझना चाहिए। कितना गांव हमारे देश में गांव। एक तो अपनी बात शुरू करने के पहले आपको बताऊं, भारत में करीब लगभग 6 लाख गांव हैं, और उत्तर प्रदेश या बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो करीब 60,000 गाँव पंचायतें हैं, और बिहार में मुझे नहीं पूरा खाका करेक्ट डाटा नहीं पता है गाँव पंचायतें, लेकिन गाँव पंचायत वहाँ भी करीब कम से कम 35-40,000 बिहार में होंगे। अब देखिए, ये जो व्यवस्था थी ग्राम पंचायत की, कोई नई व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है ये अंग्रेजों के ही जमाने से चला आ रहा है। सबसे पहले 1927 में जब देश आजाद नहीं था, तब से 1927 में क्या 1921 से समझ लीजिए, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों का स्वरूप एक आया। उसमें ग्राम समाज था या ग्राम पंचायत था, विभिन्न नामों से, मतलब एक ग्राम पंचायत का ग्राम स्तर है, कुछ जो दायित्व दिया गया इन लोगों के ग्राम स्तर पर, उसका आप कुछ कुछ प्रशासनिक काम आप ग्राम स्तर पर करिए, ये दिया गया कानून का। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी, जब हम 47 में देश आज़ाद हो, उसके पहले उत्तर प्रदेश में तो 1947 में ही ग्राम पंचायत अधिनियम पारित हुआ, और उसके पहले ये जब सरकारें बनी उत्तर प्रदेश 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद, तो ग्राम पंचायतों का कंसेप्ट राज्यों में करीब करीब आ गया। अब ये पुरानी बात है, उसमें हम नहीं जाते हैं। अब जब देश आज़ाद हुआ तो करीब करीब हर राज्यों में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित हुए, जिसमें कि गाँव को अपनी व्यवस्था चलाने का अधिकार। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि ग्राम पंचायतों का चुनाव का कोई निश्चित अवधि टेन्योर तो दिया गया, लेकिन ये कहा कि अगर ग्राम पंचायत में उस अवधि में अगर कराते हैं तो क्या कर लेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हुआ क्या कि खास करके बिहार में एक बार मुखिया हो जाते थे, 10-10 साल मुखिया बने रहते थे। उत्तर प्रदेश में भी कहीं चुनाव होता था, कहीं नहीं होता था। सरकार
जब चाहती थी सरकार चुनाव कराती थी, नहीं कराती थी। एक तरफ से इस ग्राम पंचायती संस्था को कानून में तो आ गया, लेकिन सरकारें इसको उस आधार पर जमीनी हकीकत में बदलना नहीं। इसीलिए 1992 में 73वां संशोधन भारतीय संविधान में हुआ, और ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल संशोधन है संविधान में। तो उस संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को एक संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता दी। जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायतों को, जिसमें कि ग्राम स्तर का, क्षेत्र स्तर, ब्लॉक स्तर का और जिला स्तर के ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दे दी। अब इस संवैधानिक मान्यता के बाद ये तय हो गया ग्राम पंचायतों का टेन्योर तय हो गया कि उसने 5 साल का टेन्योर है, उसके अंदर चुनाव कराना ही है। जैसे विधानसभा लोकसभा का टेन्योर तय है, उसी तरह से इनके कौन इसके ग्राम पंचायतों का कौन उसके लिए कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन डिस्क्वालीफाइड है, कौन डिस्क्वालीफाइड नहीं है, हड़तालों के बारे में कानून बन गए। और सबसे बड़ा जो ताकत दिया गया इन ग्राम पंचायतों को कि उनको अधिकार दे दिया गया 29 विभागों का, कि ग्राम पंचायतें 29 विभाग है संविधान के अनुसूची 11 में उनको 29 विभाग दे दिए गए कि जिसका की व्यवस्था ग्राम पंचायतें करेंगी। ग्राम पंचायत के स्तर पर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में, लेकिन हम ग्राम पंचायत के बारे में विशेष बात, 29 विभाग ग्राम पंचायतों को वो उनका अधिकार। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे भी महत्वपूर्ण बात अधिकार के साथ कि वित्तीय संसाधन की व्यवस्था भी किया गया। राज्य वित्त आयोग बना दिया गया संविधान के अंतर्गत, उसी संविधान के प्रावधान कर दिया गया। और जो केंद्र वित्त आयोग है, जो कि पहले चला था, उसको भी जिम्मेदारी दी गई कि आप भी इन ग्राम पंचायतों को आप वित्त का। जैसा मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, जैसा मेरा सीधा आज हमारे साथ में बिहार के बहुत पुराने और सीनियर मुखिया भी हैं। एक हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, बहुत सीनियर मुखिया है, और मुखिया से ज्यादा वो अपने इलाके में एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब से बिहार जैसे जगह में, जहां मुझे एक्सपीरियंस है चीजों को देखने का, उत्तर प्रदेश में भी पंचायती राज निजाम को हमने बहुत करीब से देखा है। इन सब इलाकों में आज की तारीख में कोई फंड की कमी नहीं है, पैसा इन सब जगह में गया है, पैसा पंचायतों को मिल रहा है, लाखों करोड़ों रुपया पैसा अब बजट में है। लेकिन दिक्कत क्या है कि समाज की भूमिका कम हो गई है। तो मैं जज साहब इन मुखिया का जो हमारे साथ हैं उनका एक्सपीरियंस अभी जानता हूं, उनके बाद हम आपसे पूछेंगे कि जैसे केंद्र सरकार है, जैसे आपने बताया राज्य सरकार है, तो ग्राम सरकार बनने में सरकारों को दिक्कत क्या है? कोई राज्य सरकार क्यों नहीं ग्राम सरकार के एक इंडिपेंडेंट वजूद जो कॉन्स्टिट्यूशनली दिया गया था वो देने के लिए तैयार है? मैं अशोक जी को पूछता हूं। अशोक जी, हम ये सवाल आपका जज साहब को पूछेंगे। पहले हम ये आपको स्वागत करते हैं, और आप फिर इलेक्शन में भी आ रहे हैं, पंचायती राज के इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है, आप फिर चुनाव मैदान में हैं। तो आप ये बताइए कि आप किस दम पे चुनाव मैदान में हैं? इसलिए मैदान में है क्योंकि आपने कई सालों से जीता है, या इसलिए चुनाव में जा रहे हैं कि आपने गांव में समाज को अपने साथ जोड़ा है? आपके यूएसपी क्या है, क्या क्रेडिट आपने बनाया है जो आप जनता के बीच में जाएंगे? अशोक जी। हेलो हेलो। जी जी, सुन रहा हूं मैं आपकी आवाज। बताइए, आपकी बात जज साहब सुनेंगे ग्राम सरकार को लेके, हमारे मंगलम जी हैं वो सुनेंगे, काफी लोग सुन रहे हैं। जी, मैं अपनी ओर से पहले मंगलम जी और सारे लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दूं। जी जी। और मैं बता दूं कि मैं जहां से मुखिया हूं वो मेरा घर नहीं है, वहां मेरा एक खरियाना टाइप का घर था। मैं वहां से मुखिया बना और मुखिया संघ का अध्यक्ष भी मैं बना, नरपतगंज प्रखंड है। तो पंचायती राज की व्यवस्था के लिए मैंने आज भी चुनाव के मैदान में जाने के लिए तैयार हूं। मैं 14 वार्ड था और वार्ड वाइज मैंने लोगों को साथ लेके चला है, और पिछड़ी जाति के लोगों को, जो गरीब जाति के लोग थे, उसको मैं मजबूत किया हूं। वो लोग जो गरीब तबके के लोग थे, आज से पहले 2016 से पहले उस सरजमीन पर कोई काम होता नहीं था, सब कागजों पर चलती थी सारी बात। लेकिन मैंने 14 वार्ड में 50 से और 56 के बीच करीबन सड़कें बना दी है।
एक अस्पताल अपने पिताजी के नाम पर, कार्तिक बाबू के नाम पर मैंने खोला है अपने पंचायत में। मेरे यहाँ से बच्चियां हाई स्कूल से पढ़ने के लिए जाती थी नरपतगंज 9 किलोमीटर, हाई स्कूल हमने करवा दिया है। मैं 3 चीज में अभी अपनी पंचायत में अगली जामा पहनाया हूँ, सड़क, सेवा और स्वास्थ्य। 3 चीज करके मैं, कोई ऐसे तो मुखिया दबंग लोग बनते हैं, लेकिन गरीबों की मदद से, बड़ों के आशीर्वाद से मैं मुखिया बना था और 5 साल गरीबों के साथ चौकीदारी किया, सेवा किया है उनका। और मैं मजबूती के साथ मैं कहूँगा कि मैं फिर चुनाव में जाऊँगा। और जहाँ तक पंचायती राज की व्यवस्था है, केंद्र सरकार पंचायती राज को कम से कम स्वतंत्र करे, एक कमेटी गठन हो। और अभी जो है, अभी जो 2-3 महीना से सारे लोग मुखिया जी और वगैरह सब डिस्टर्ब हो गए। मुखिया जी के निकासी पर रोक लगा, ये बात तय है। लेकिन जहां तक इंदिरा आवास का सवाल है, कुछ पंचायत में, हमारे ही पंचायत में देखिए 540 से 65 आदमी को इंदिरा आवास आया हुआ है, उसका काम लाभुक के डायरेक्ट, जबकि वो पैसा अशोक जी, खाते में जाके। अशोक जी, जज साहब पूछना चाहते हैं सीधे आपसे, वो जानना चाहते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में आपको काफी पावर मिले हैं, अपनी ग्राम सभा है, आपको प्लानिंग बनाने की छूट है, आपको एग्जीक्यूट करने की छूट है, फिर भी आप जब डीएम का आदेश आता है, आपका बीडीओ का जो आदेश आता है, वही काम करते हैं। क्या आप अपने मन से कोई प्लानिंग करके कोई काम करवा पाते हैं अपने पंचायत का? ये सवाल है जज साहब। देखिए, पंचायती राज को जब तक अफसरशाही से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक पंचायती राज सुदृढ़ नहीं हो सकती है। हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, हम लोग बंधे हैं। जहां से जाइए, जब तक अफसरशाही में, जब तक अनुशंसा नहीं कीजिए प्रखंड विकास पदाधिकारी का या कोई भी वरीय पदाधिकारी, तब तक हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। चलिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। मैं आप ही के सवाल को लेकर मंगलम जी को पूछता हूं। मंगलम जी, आप पंचायतों को लेके, आपके पास में कई केस मुकदमे आते होंगे, और मुझे तो लगता है कि आज जो बिहार में पंचायतों को जो काम दिया गया है, उसमें पंचायतों में इलेक्टेड बॉडी से ज्यादा सिलेक्टेड बॉडी जो है वो ज्यादा प्रभावी है। चाहे वो जल नल का प्रोग्राम हो, चाहे मनरेगा का प्रोग्राम हो, चाहे इंदिरा आवास योजना का प्रोग्राम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रधान हो, जितने स्कीम आए हैं, दर्जनों स्कीम है जो गांव में जा रहे हैं, वहां सिलेक्टेड आदमी, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है जनता के, उससे ज्यादा सिलेक्टेड हावी है, जो सचिव है, जो कोऑर्डिनेटर है, ऐसे ऐसे कई पोस्ट बनाए गए हैं। तो सरकारों को दिक्कत क्या है, जैसे अशोक जी कह रहे हैं, उनको पावर देने में, या ग्राम पंचायत राज निजाम को, जो ग्राम सरकार की बात जस्टिस पांडे जी कर रहे हैं, वर्षों से लड़ रहे हैं ग्राम सरकार का बनाने की, तो बिहार में क्या दिक्कत है मंगलम जी? पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ साथ श्रोताओं को भी आज की जन्माष्टमी की बधाई दूं, शुभकामना दूं। जिस मुद्दे पे हम लोग आज बात करने के लिए यहाँ आए हैं मिश्रा जी, ये मुद्दा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वाह। पांडे जी ने कहा 1947 में स्वतंत्रता मिले थे, लेकिन हम समझते हैं आजादी के लिए हम लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आजादी नहीं मिली है, पहले हमको अंग्रेज रूल करते थे, आज वो अंग्रेज के बदले आज हमारे हुक्मरान हम पर रूल कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति हमारी सेवा के लिए हुई है, हम पर रूल करने के लिए नहीं हुआ। लेकिन आज वो सेवा की भावना से कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर एक पंचायत के प्रतिनिधि को भी, माननीय मुखिया जी को या जिला परिषद के अध्यक्ष को या पंचायत समिति के प्रमुख को अगर कलेक्टर साहब से मिलना है, तो उनको पहले चपरासी अगर घुसने देगा तभी वो कलेक्टर साहब के पास जा सकते हैं, अन्यथा वो कलेक्टर साहब से नहीं मिल पाएंगे, उनको बैरन वापिस आना पड़ेगा। तो जब तक ये हुक्मरान, ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको इज्जत करना नहीं सीखेंगे, उनको सुनना नहीं सीखेंगे, उनको समझना नहीं सीखेंगे, तब तक हम समझते हैं अभी बहुत अच्छा स्वतंत्रता मिली है, आजादी आज भी अधूरी है। बहुत अच्छा। हम लोग किसी न किसी तरह वेरी गुड, बहुत अच्छा मंगलम साहब, आपने एक बहुत सही सवाल दिया है मुझे।
कहीं ना कहीं ये आवाज प्रॉब्लम जा कहीं रही से है। मैं सर आपकी बात को लेके पांडे जी के पास जाता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। पांडे जी, अभी एक छोटा एक उदाहरण हमने देखा है जम्मू कश्मीर में। बहुत वर्षों बाद वहां पंचायती राज निजाम जो है 3 टियर पंचायती राज का लागू करवाए हैं वहां मनोज सिन्हा ने, एलजी ने। मिश्रा जी, एक लाइन पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ हाँ, आप कहिए कहिए, मैं आपसे सवाल लेके मैं पांडे जी के पास जा रहा था जस्टिस एक पांडे। मिनट हाँ हाँ, और बताइए बताइए। एक बात बोलने दीजिए। लोहिया ने कहा था, लोहिया से किसी ने पूछा व्हाट इज पावर, लोहिया ने कहा था नॉलेज इज पावर। आज हम बहुत दुख के साथ कर रहे हैं मिश्रा जी, हम पार्लियामेंट के लिए अपना मेंबर चुनते हैं, हम असेंबली के लिए अपना मेंबर चुनते हैं, हम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए अपना मेंबर चुनते हैं, लेकिन हम दुख के साथ एक लॉयर के नाते हम कह रहे हैं कि आज अगर हमारे इन सभी लोगों के घर में खोजा जाए तो हमारा संविधान शायद किसी के पास हो या संविधान को पढ़ा हो उन्होंने। तो जब तक हम संविधान को पढ़ के अपने दायित्वों का बोध हमको नहीं होगा, अपनी शक्ति का बोध नहीं बहुत होगा, अच्छा। तब तक ये जो हुक्मरान है ये हमारा शोषण करते रहेंगे जैसे अंग्रेज करते थे। बहुत अच्छा सर। अब आप पांडे जी से पूछिए, फिर बाद में हम आप ही बात लेके मैं पांडे जी को आता हूँ। पांडे जी, जज साहब, मैंने एक रिफरेंस दिया था, एक केस स्टडी आपके सामने में रखा है जम्मू कश्मीर का। वहां 30-40 साल के बाद पंचायती राज निजाम को लागू किया गया है। 3 टियर पंचायती राज में पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ, ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ है, बीडीसी का चुनाव हुआ है, डीडीसी का चुनाव हुआ है और डायरेक्ट पब्लिक चुन के आई है। वहां स्कीम अभी उन्होंने किया है बैक टू विलेज का, कि जैसे अभी मंगलम साहब कह रहे थे कि मुखिया जी अशोक जी को अपने डीएम से मिलने के लिए कई दिन लंबा परमिशन लेना पड़ेगा, तब बिहार का कोई मुखिया अपने डीएम या पदाधिकारी के पास में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनकी ये हालत है और मैंने ये हालत देखी है। मैं मंगलम साहब की बात को सपोर्ट करता हूं, लेकिन एक जगह आपके उसी जगह आप ही के कंट्री में एक जगह बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा है, जहां सारे अफसर इंक्लूडिंग डीएम से लेके जिले के सारे ऑफिसर उस गांव में अपना एक दिन बिताते हैं और उसमें गांव की जो समस्याएं हैं वो ग्रीवेंसेस सेल बना के उस सारे समस्याओं के निदान लोगों के घर के दरवाजे पे करते हैं। क्या आपके ग्राम सरकार में ये मॉडल है? जो बात मंगलम साहब कह रहे हैं कि भाई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर ये अशोक यादव है तो एक दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा रखते हैं जो जम्मू कश्मीर में मिला है। एक डिप्टी कलेक्टर और एक कलेक्टर के रैंक का उसको पावर दिया गया है, उसको प्रोटोकॉल दिया गया है। ये इज्जत, ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जो एक स्टेचर है वो यूपी बिहार में क्यों नहीं बनता? क्यों एमएलए एमपी सिर्फ अपने हद तक इस पावर को रखना चाहते हैं, ग्राम सरकार में ये पावर जाने नहीं देना चाहते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, गांव सरकार का ये है कि ये गांव के व्यवस्था में ना कोई डीएम की जरूरत है, ना चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, ना मिनिस्टर की जरूरत है, ना वहां के किसी भी अधिकारी की जरूरत। क्या काम है इनका? आप ही बताइए कि मुख्यमंत्री जी को अपने जिले में, अपने प्रदेश में अस्पताल खोलना है तो क्या जाके केंद्र सरकार से बात करते हैं क्या? वो अपना उनको अस्पताल खोलना, अस्पताल प्रदेश में अस्पताल खोल देंगे। उनको पुलिस में भर्ती कर दिए तो केंद्र सरकार से जाके बात करेंगे क्या? वो केंद्र सरकार बताइए हम मुख्यमंत्री हम भर्ती करेंगे ना करें। गांव सरकार का मॉडल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि सारे 29 विभाग जो दिए गए हैं उनकी सारी व्यवस्था आप खुद करेंगे, उनकी योजना बनाएंगे, उनके प्लानिंग करेंगे, एक्जीक्यूट करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, नियम बनाएंगे, ये सब संविधान व्यवस्था दी गई। लेकिन एक ही दिक्कत हुई क्या, और जिसका की फायदा ये ताकतें प्रदेश की जो सरकारें हैं उठा रही है। जिस दिन गांव सरकार बन जाएगा, एमएलए एमपी और मिनिस्टर का ये काम ही खत्म हो जाएगा, इनकी नेतागिरी ही खत्म हो जाएगी। और यहाँ तक मतलब केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की भी नेतागिरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गांव वाले खुद काम करने लगे तो इनसे क्या लेना, क्या देना, क्या नवाउदों को लेना, ना माधो को देना, वो सब अपना काम चलाएंगे। तो इनकी नेतागिरी न खत्म हो, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई। वो व्यवस्था क्या मैं बताता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश के हर पंचायती राज अधिनियम में उसमें एक प्राविधान ये डाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में है पंचायती राज अधिनियम की धारा 15, उसी तरह बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी, सब जगह है। एक धारा उन्होंने ये डाल दी है कि जो भी
ये 29 विभाग के ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया है। ये राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होगा, बस यही एक संविधान है। राज्य सरकारों के निर्देशों के, ये संविधान ने कहा नहीं, ये राज्यों ने लगा दिया। और राज्यों ने लगाया है कि उसी पैसे को, गांव के पैसे को लूटना, खाना, अपनी नेतागिरी चमकाना, अपनी ताकत दिखाना, गांव स्तर तक अपने को दिखाना कि हम गांव के नेता हैं। तो अपनी नेतागिरी जमाने के लिए, लूटने के लिए, पैसा खाने के लिए, गांव को गुलाम बनाने के लिए, मैं तो कहता हूँ कि सरकार देश आजाद गांव गुलाम, उनको गुलाम रखने के लिए ये सारी व्यवस्था उस धारा 15 के अंदर है। उस धारा 15 जैसा मैं एक मिनट रुकूंगा, बड़ी देर से हमारे एक अशोक कुमार जी हैं, वो बिहार के पंचायती राज के और मुखिया संघ के नेता भी हैं। मैं जरा, आपने जो बात कही है मैं उनसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि अशोक जी, अगर आप तो मेरी बात सुन रहे हो, अशोक कुमार सिंह जी, आप बिहार के ग्राम पंचायत और मुखिया संघ के नेता भी हैं। आप मुझे बताइए कि जो बात डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, क्या आपके ग्राम सभा के पास या आपके पास इतने पावर हैं या इतने रिसोर्सेज आपके गांव के हैं जो आप इंडिपेंडेंट रूप से अपने गांव के पंचायतों की भूमिका को बना सके? अशोक जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने रिसोर्सेज से अपने पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इतना आपके पास रिसोर्सेज है? या दूसरा, आपकी भूमिका जो गांव में फंड आता है उसको लेके क्या आप गांव को अपने एक आत्मनिर्भर गांव बनाने में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है या आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी ज्यादा है? देखिए, बिहार का ग्राम पंचायत जो है पूरे तरह से एकदम अफसरशाही के चंगुल में है। आप रिसोर्सेज है पंचायत में, जैसे फिशरीज है, बाजार है, लेकिन फिशरीज जो है वो कौन, मत्स्य विभाग उसका कलेक्शन करेगा, रेवेन्यू और जाता है वहां पे। बाजार, हाट बाजार है, वो सीओ साहब कलेक्ट करेंगे। तो पंचायत के पास संसाधन आएंगे कहाँ से? बहुत जहां तक रह गया तो गवर्नमेंट से जो आता है राशि, जो आती है जो फाइनेंस कमीशन का, उसमें भी ऊपर से इम्पोज कर दिया जाता है कि ये राशि जा रही है और इससे यही कार्य करना है। तो फिर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तो शून्य हो जाता है वहां पे। गांव बहुत अच्छा नहीं है, गांव की आवश्यकता क्या है और आप कह रहे हैं कि नहीं ये करना है। अब हमें जल नल की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको जल नल करना ही है। जहाँ पे हम लोग यहाँ पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी है, जहाँ 20 फीट पे पानी निकल जाता है, और वहां जल नल हो रहा है। हमें आवश्यकता है कलवर्ट बनाने का, स्लुइस गेट बनाने का, बाढ़ से बचाने का। ये सब भौगोलिक स्थिति पे कार्य होनी चाहिए, लेकिन वो तो होता नहीं है। और पदाधिकारी जो है वो अपने मन मुताबिक अपना प्लान करके वहां से भेज देते हैं। तो ग्राम पंचायत कहीं से भी, ग्राम सभा स्वायत्त नहीं है यहाँ पे बिहार में। बहुत अच्छा। वो चाहेंगे संसाधन जो हमारे पास है, हाट है, बाजार है, तालाब है, सैरात है, उसका डाक करके उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। बहुत लेकिन अच्छा। आपने तो मत्स्य विभाग सीओ को दे दिया आपने बाजार, तो ग्राम पंचायत को कहां से आएगा रेवेन्यू? कहीं से नहीं आएगा। तो हम मैं अशोक जी से, अशोक जी आपका बहुत वाजिब सवाल है, मैं अशोक जी से, अशोक यादव जी से पूछता हूं, ये भी उस इलाके के मुखिया संघ के नेता हैं। अशोक जी, मैंने आपसे पिछली बार हमारी बात हुई थी लॉकडाउन के समय में, तो आपने अपना जमीन देके वहां एक हॉस्पिटल बनाया था, जहां तक मुझे याद है, और आपने कहा था कि लॉकडाउन के समय में क्वारंटाइन से लेके बाकी जो बाहर से प्रवासी मजदूर आते थे वहां पे आपने उन्हें रोकने की व्यवस्था की थी। तो ये व्यवस्था आपने अपनी संसाधन लगा के किया, क्योंकि आपके पास जमीनें थी तो आपने कुछ जमीनें दी, हॉस्पिटल को जमीनें दी, आपने हॉस्पिटल बनवाया। क्या ग्राम, आपके गांव में, पंचायत में इतने संसाधन आपके पास में है जो सबसे ज्यादा आपके यहाँ से लोग पलायन करते हैं, बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, उसमें से 25-50 लोगों को आप गांव में रोक सके, उन्हें रोजगार दे सके, ऐसी कभी व्यवस्था आपकी पंचायतों की तरफ से हुई है अशोक यादव जी? जी 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 हुई थी। जिस समय कोरोना के लोग समय पे आए थे, हमारे बच्चे लौट के आए, उसमें मैंने स्कूल में रखा, सबको अपने ढंग से 14 दिन तक टाइम करके रखा। और हॉस्पिटल उसी समय खुली थी, हॉस्पिटल में खुला के बच्चे लोगों को लेके अपने संसाधन से उन लोगों को 14 दिन रख के अपने घर को भेजा इलाज करवा के।
कोरोना के समय। तो क्या इस फंड में आपको ब्लॉक से या आपको डिस्ट्रिक्ट से ये फंड मिला था, या फंड या आपने अपने संसाधन से किया, गांव के संसाधन से किया? नहीं, किस तरह से ये आपके पास में बजट क्या था? बजट नहीं थी उस समय कुछ मास्क वगैरह खरीदने का सरकार से लाया था, जो गाइडलाइन आई थी सरकार से, उसी के मुताबिक हम लोगों ने मास्क और साबुन खरीद के लोगों के बीच बांटने का काम किया। लेकिन मैं अशोक जी ये पूछ रहा हूं, आप तो बहुत सीनियर मुखिया हैं, आप मुखिया के वहां पे मुखिया संघ के नेता भी हैं। बात जो हमारे जज साहब कह रहे थे और हमारे अशोक जी एक मित्र जो मुखिया संघ के हैं आपके ही कैडर के, वो कह रहे थे, जो बात मंगलम साहब कह रहे थे कि आप लोग कभी बिहार में इस तरह का आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किए कि भाई गांव का जो संसाधन है, जैसे आपके पास तालाब है, जैसे आपके पास हाट है, बाजार है, इन सब सारे चीजों पे ग्राम पंचायत का अधिकार होना चाहिए, वो रेवेन्यू का सोर्स ग्राम पंचायत का होना चाहिए। ये सब चीजों को लेके अगर आपके पास रेवेन्यू का मॉडल नहीं है तो आप कैसे सरकारी फंड को लेके ही, केंद्रीय फंड को लेके ही विकास करेंगे? अशोक जी, ये कभी आपने सोचा है, आपने कभी इस चीज की मांग की है? जी, मांग क्या, जो केंद्र द्वारा आता है पंचायत को, वो तो डायरेक्ट पंचायत आता नहीं है। 18 किलो का अनाज आया था बाढ़ में हमारे यहाँ सीमांचल में, सारी बोरियां खुल गई, मुझ पर मुकदमा हुआ, नरपतगंज केस नंबर 429 में मुझको एक्यूज बनाया गया। यदि हम लोग कोई चीज का आंदोलन करते हैं, हमारे मित्र अशोक जी मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी किया बहुत तरह का, मतलब पटने में हम लोगों ने आंदोलन तो नहीं, हम लोग एक मीटिंग करके लोगों को कहा, नीतीश जी को भी उसके माध्यम से कानों तक सुनने का बात किया। लेकिन पता नहीं, बिहार के चाणक्य भाई नीतीश कुमार जी को हम बधाई देते हैं कि कम से कम, और उनको इस माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूँ कि गांव पर विशेष से ध्यान दिया जाए। गांव पर जब तक हम लोगों के पास कुछ है नहीं, जो सरकार का गाइडलाइन आता है, जितना पैसा आता है उतना ही काम करते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास था तो एक हॉस्पिटल वगैरह खोल काट के हम लोग मजबूत किए गांव के, लेकिन न तो हाट है न बाजार है, कोई ऐसा नहीं है राजस्व की वो आवे और गांव में हम लोग लगा। तो लेकिन अभी जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो जनता तो आपसे सवाल पूछेगी ना अशोक जी, जो आपने क्या किया है। जब आपसे जनता सवाल पूछेगी कि हमारे घर का जो नाला है उस पर पानी जमा हुआ है, आपने क्यों नहीं किया, तो आपके पास जवाब क्या होगा? जवाब हम तो किया है, हमने 4 साल 5 साल में इतना है कि जनता के बीच में को सामने में काम कर दिया है, इसलिए इस जवाब से हम पड़े रहेंगे। और सरकार का वन गोइंग हो करके अभी भी काम जो है नाला वगैरह का, सीमांचल की बड़ा बुरी स्थिति है हमारे यहाँ, सीमांचल की बड़ी बुरी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति है। सीमांचल को तो लोग भूल गए हैं। यहाँ राजनीति में सीमांचल की जो प्रॉब्लम है, बाढ़ है, व्यवस्था है, उसको सीमांचल को लोगों ने इग्नोर किया है। अशोक जी, मैं आपके गांव की तरफ से होके आया हूं, इसलिए मुझे पता है, मैंने आपका काम भी देखा है, इसलिए मैं आपको बार बार अपने इस चर्चा में बुलाता भी हूं। मैं गया हूं आप लोगों की तरफ उस इलेक्शन में, इसलिए मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं कि आपने सच में जेन्युइन काम किया है। मैं अशोक जी आता हूं, एक बार मंगलम साहब से एक बार सवाल लेता हूं, क्योंकि वो पटना में बैठे होते हैं, वो बहुत सारे मुखिया के केस लड़ते हैं। अशोक जी, मैं मंगलम साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बिहार, अब जब हम कहते हैं कि बिहार, भारत जो है वो गांव का देश है, लेकिन ये गांव का देश, जब हम गांव में आते हैं तो ऐसे सिमट के रह जाते हैं, जैसे आपने कहा कि आजादी देश को मिली थी, आजादी गांव को नहीं मिली है। स्वतंत्रता तो क्या ये आजादी नहीं, मिश्रा जी रोकेंगे, स्वतंत्रता मिली है, आजादी नहीं। स्वतंत्रता मैं करेक्ट कर लेता हूं। तो बिहार में इतने वर्षों से ये पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग के पास में एक अवेयरनेस क्यों नहीं आ रहा है कि गांव में अपनी भूमिका बढ़ाएं? मैं एमपी में, मैं यूपी में भी इस बार देखा हूं, मैं कई स्टेट में देखा हूं, अच्छे पढ़े लिखे लोग गांव आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इलेक्शन के साथ साथ गांव में एक बढ़िया मॉडल बना रहे हैं, एक आदर्श गांव अपने को बना रहे हैं वहां पे अपने संसाधन खड़ा करके। तो बिहार में ये जागरूकता की कमी क्यों है, जो एक वीडियो जाके पूरे पंचायत को अपने पॉकेट में रखे हुए है, इस तरह की बात शिकायतें आती है? मंगलम जी, क्या रीजन क्या है इस अवेयरनेस न होने का? मैं आपको उदाहरण के साथ इस बात का जवाब दे सकता हूं। एक
आरा में एक ग्राम पंचायत है, वहां ये नल जल योजना और गली नाली योजना में आप सबको पता होगा, हमारे दोनों अशोक जी भी इससे वाकिफ हैं, कि इसमें जो टेक्निकल सैंक्शन होता है वो ब्लॉक लेवल के स्तर बनाते हैं। पहले बीडीओ साहब को टेक्निकल सैंक्शन देने का पावर था, उसके बाद उसको घटा के जो जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर हैं उनको ये पावर दे दिया गया। एक ग्राम पंचायत में जो एस्टीमेट बना था वो वास्तविक खर्चा के 3 गुना का एस्टीमेट बना था, और टेक्निकल सैंक्शन वहां मिला था। और वो टेक्निकल सैंक्शन मिला तो मुखिया जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिया। अब जब काम शुरू हुआ तो वहां उस पर चार्ज फ्रेम हो गया कि आपने जरूरत से अधिक पैसा इन पे खर्चा किया है, और उन पर एक ग्राम पंचायत एक्ट में आपको पता होगा एक धारा है 18(5), उसमें राज्य सरकार को मुखिया को पदच्युत करने का पावर है। तो कलेक्टर साहब ने रिकमेंड कर दिया और मुखिया पे 18(5) की कार्रवाई शुरू हो गई। मैं उसको डिफेंड कर रहा था। मैंने कहा यहाँ के प्रधान सचिव से, श्रीमान जी आप इस मुखिया पे चार्ज फ्रेम कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा का गबन किया है, अगर आपको हौसला है तो आप क्यों नहीं अपने बीडीओ और डीएम पर चार्ज फ्रेम करते हैं, क्योंकि बीडीओ ने उसको टेक्निकल से उसका एस्टीमेट बनाया और टेक्निकल सैंक्शन दिया है। उस मुखिया तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दे रहा है, फिर उसकी क्या गलती है? एस्टीमेट तो आप बनाए हैं, आपके लोग बनाए हैं, फिर उसको छोड़ के मुखिया को जो आप बलि का बकरा बनाना चाहते हैं क्यों? और उसके बाद वो कार्रवाई मैंने हाई कोर्ट से स्टे करा दी थी, और उसके बाद वो कार्रवाई वैसे ही धरी की धरी रह गई। आज तक न कलेक्टर पे एक्शन हुआ न उस वीडियो पे। बहुत अच्छा। मैं मंगलम साहब मैं बीच में एक रोकूंगा आपको, क्योंकि एक बीच में मैं रोकूंगा कि जल जीवन मिशन प्रोग्राम जो है वो केंद्रीय सरकार की योजना है, बहुत बड़ी योजना है। क्यों योजना है केंद्र सरकार की? हम लड़ना होगा तो सबसे लड़ना होगा। क्यों केंद्र सरकार? मैं आपको इसी का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं एक चीज बीच में आपके पास आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक बार हम पांडे जी को जान लेते हैं कि वो उनकी भूमिका वो रही है इन चीजों में। जज साहब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो बात अभी मंगलम साहब ने कही है। एक मिनट मिश्रा जी। सर जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए लिस्ट बना है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसी तरह अब ग्राम पंचायत के लिए संविधान में व्यवस्था है शेड्यूल 11 और नगर पालिका के लिए है शेड्यूल 12। तो शेड्यूल मैं आपके चैनल से प्रश्न करना चाहता हूं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि जब संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति इन पंचायतों को प्राप्त है कि शेड्यूल 11 में जितने भी आइटम इनलिस्टेड है इस पे काम करने का, निर्णय लेने का, सब काम करने का अधिकार मुखिया को मिलेगा, फिर ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्यों इन लोगों के साथ बेईमानी कर रही है? क्यों नहीं वो संविधान का पालन कर रही है? बहुत अच्छा। सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू द लॉ रूल्स फ्रेम्ड बाय द स्टेट। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है मंगलम साहब, मैं यही कह रहा हूं, जब सत्ता की विकेंद्रीकरण की बात आप कहते हैं और जब आप कहते हैं कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात हम कर रहे हैं पंचायती राज निजाम में, तो फिर आपको इन पंचायतों को पावर देने में दिक्कत क्या है? जब आपके लॉ मेकर्स, एमएलए, एमपी कानून बना सकते हैं, तो ये लॉ मेकर्स जो पंचायतों के चुने हुए लोग हैं वो कानून अपने लिए क्यों नहीं बना सकते? हम कहते हैं जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसका उसकी मूल भावना यही थी, पावर टू पीपल, पावर टू। मैं मंगलम साहब, मैं एक बार जज साहब के पास जाता हूं। जज साहब से मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। जज साहब, एक चीज हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में दिखा है, आप तो सामाजिक जज के होते होते आपने कई बार बहुत बड़ा आंदोलन भी किया है लखनऊ में, हम लोगों ने वो देखा है। लेकिन हम जज साहब ये चीज जानना चाह रहे थे कि जहां ये जो सोशल ऑडिट है, ग्राम पंचायतों में लेके एक सोशल ऑडिट की एक परंपरा डाली गई, और दूसरी बात उसमें ये थी कि सामाजिक भागीदारी की बात थी कि अगर ज्यादा लोग किसी काम में, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, गांव इन्वॉल्व होगा, तो करप्शन डाइल्यूट होगा। अभी तो खास करके जब कहा गया कि डिजिटल के सारा दौर है, सारी पेमेंटें डिजिटल से हो रही है,
और अगर समाज में जो बात आप ग्राम सरकार कर रहे हैं, गांव की भूमिका में लोग बढ़ेंगे तो करप्शन का रेट कम होगा। तो ये सामाजिक भागीदारी नहीं बनने के पीछे क्या रीजन है? क्या मुखिया या इलेक्टेड बॉडी जो है वो गांव को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, या व्यवस्था में ग्राम पंचायती राज में व्यवस्था में ऐसी बात है ही नहीं? दिक्कत क्या है सामाजिक भागीदारी को लेके? मैं समझता सोशल ऑडिट क्या जरूरत क्या है, जब संविधान में ही लिखा है, सारी व्यवस्था जब कानून में है, तो ये आलतू फालतू इधर उधर बातें आप क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? जब कोई स्टैट्यूट में, कानून में, संविधान में जो व्यवस्था है उसमें ऑडिट की भी व्यवस्था है, बिना ऑडिट के ग्राम पंचायतों को ऑडिट कराने के लिए व्यवस्था है, वो कराइए। ये सोशल ऑडिट करके ये बताइए, जब ये सारे भ्रष्टाचार का काम करने वाले नियंत्रण अधिकारियों के हाथ, तो जब अधिकारियों के हाथ में भ्रष्टाचार है तो क्या कोई कर लेगा? उन्हीं के ऊपर सारा कुछ निर्भर है। और अधिकारियों की श्रृंखला पंचायत सेक्रेटरी से लेकर डीएम तक लगा है। तो पंचायत सेक्रेटरी से लेकर डीएम तक का जब कंट्रोल ग्राम पंचायत में होगा तो क्या कर लेगा मुखिया, और क्या कर लेगा ग्राम पंचायत के सदस्य, क्या कर लेंगे? उनको तो मानना है, अगर मुखियाओं का दिक्कत ये है कि अगर मुखिया जी जो सरकार से पैसा मिलता है कुछ काम दिखावे ना, तो उनको तो अगली बार जिताएंगे नहीं, लोग हरा देंगे। वो सारे गांव के लोग ये समझते हैं कि सारा पैसा मुखिया लोग खा चुके हैं, सारा जो पैसा करोड़ों रुपया आ रहा है ये सब मुखिया जी डकार चुके हैं। जबकि सच्चाई है कि मुखिया जी की मजबूरी ये है कि अगर उनको कमीशन खिला के कागज पर दस्तखत मुखिया जी न करें तो एक मामूली नाली भी वहां पर नहीं बढ़ा पाएंगे, खड़ंजा भी न बनवा पाएंगे, बाकी काम तो दूसरी है। तो मुखिया जी को अपनी इज्जत बचानी है तो वो कमीशन उनको वो कहते हैं भैया जो तुम्हारा कमीशन बनता है ले लो, और थोड़ा बहुत अपने भी मुखिया जी कमा लेते हैं। मान लीजिए 10 लाख का अगर आया तो 2 लाख मुखिया जी कमा लिए, 5 लाख अधिकारी कमा लिए, 2 लाख का काम होगा। यही चाहे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, समस्त पंचायती राज सिस्टम इसी तरह से चल रहा है। इसका जब तक आप इनको बाहर बिल्कुल इन एजेंसियों को जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको बाहर नहीं करेंगे, जो प्रदेश की सरकार है, जिले की जो अधिकारी है उनको सिस्टम से बाहर नहीं करेंगे, तब तक गांव पंचायतें कभी भी ग्राम सरकार नहीं बन पाएंगी। और जब तक ग्राम सरकार नहीं बन जाएंगे तो ग्राम में इसी तरह से विभाग के रूप में चलते रहेंगे। और विभागों का इतना विभाग है, ग्राम पंचायत तो सबसे छोटा विभाग है। ठीक है, मजेदार बात, जो 66 लाख गांव है जिसमें कि 1 अरब लोग रहते हैं, 1 अरब लोग, वो इस देश में सबसे छोटे क्लास 4 के एम्प्लॉय उनको व्यवस्था को चला रहे। क्लास 4 के एम्प्लॉय, उनके जीवन का विकास, उनके जीवन की सुविधाएं, वो सब क्लास 4 के एम्प्लॉय, पंचायत सचिव और ग्राम सचिव और यही सब वही उसी स्तर के कर्मचारी चला रहे। ये हमारे देश के 1 अरब लोगों का भाग्य इस तरह से कुंठित हो रहा है, ये देखिए। और जब वो चला रहे हैं तो जैसे उनकी सोच वैसा गांव बनेगा, और वो सोच उसी के, और उतनी ही सोच मुखिया प्रधानों का भी वही सोच जाती है। कुछ मुखिया प्रधान है जो समझदार हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, वो कर लेते हैं। अब चुनाव जीतने के लिए, बस आखिरी बात, चुनाव जीतने के लिए चूंकि मुखिया होने से थोड़ी इज्जत मिल जाती है, थोड़ा पैसा भी कमाई हो जाता है, इसमें झूठ बात नहीं है। सारे मुखिया कमा रहे हैं, कोई ऐसा मुखिया नहीं है जो कि कमाने। मैं आपको बताऊं, ग्राम पंचायत संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पिछले 92 से 20-25 साल। मैं जानता हूँ सभी प्रधान कुछ न कुछ कमाते हैं, लेकिन वो कमाना मजबूरी है। अगर नहीं कमाएंगे तो गांव में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे, इसलिए उनका कमाना मजबूरी है। तो थोड़ा बहुत तो कमा लेते हैं, लेकिन उनकी जो पीड़ा है अपने पैसे से इसीलिए बनाते हैं ताकि गांव के लोग जाने कि भाई मैंने हड़ताल बना दिया। मैंने ये देखिए, गांव पंचायतों का हड़ताल खोलने के अधिकार है, ये उनके लिए स्कूल को खोलने का अधिकार है, उनके लिए गोदाम खोलने का अधिकार है उनके पास, उनके लिए स्टेडियम खोलने का अधिकार है। सारा अधिकार 29 विभागों में दे रखा गया, जो चाहे गांव के विकास के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये सब जब तक इस देश के जो प्रतिनिधि, ये एमएलए एमपी का सिस्टम और प्रधान मुख्यमंत्री या पार्टी सिस्टम रहेगा, गांव वालों को अपने भाग पर रोना पड़ेगा। कितने साल गुलामी को झेलना पड़ेगा मैं नहीं कह सकता, उसका एकमात्र विकल्प। मैं जैसा आपके पास आता हूँ, जो हमारे जो मुखिया हैं और वो नेता भी हैं अपने अपने मुखिया संघ के, मैं उनसे भी पूछता हूँ। मैं पहले अशोक यादव जी से एक बार पूछ लेता हूँ। यह सीमांचल हमारे बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। अशोक जी, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका हमारा सीमांचल है। 6 महीने तो पानी में, बाढ़ में ही डूबा रहता है। लेकिन आज अगर मुखिया का चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है अशोक जी वहां, तो वहां पैसा खर्चा करने के लिए लोग लाखों लाख रुपया खर्चा करने के लिए तैयार है। तो अशोक जी, जब मुखिया का कोई पावर नहीं है, पैसा कमाने का सारा कुछ
आपको वहां ब्लॉक और डीएम से ही करना पड़ता है, तो मुखिया इलेक्शन में इतना पैसा लोग क्यों खर्चा करते हैं? आप करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पैसा हर जगह खूब खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? किस स्वार्थ के कारण करते हैं अशोक जी? देखिए, पैसे खर्च करके वोट लेना तो दो बात है। जो पैसे खर्च करते हैं वो काम नहीं करेंगे, जो पैसे नहीं खर्च करते हैं वो बहुत जनता अच्छा। का काम करता है। हम लोगों ने काम किया, निस्वार्थ भाव से किया। बहुत अच्छा। जैसा कि हमारे जज साहब बोले, बहुत ही हकीकत, वही बात, सच्चाई यही है कि जब तक गांव की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाएगी ना, तब तक मॉडल समाज में बन सकता है, एक मॉडल पंचायत की कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोगों ने मेहनत किया है, पैसा भी लोग खर्च करेंगे तो जनता इस बार दिल से वोट देने जा रही है। जनता विकास पर वोट देगी। जनता, मुखिया का एक होड़ लग जाता है कि मुखिया बनो मुखिया बनो। हम लोग तो इसे परिवार से बिलोंग करते थे। मैं तो अपने गांव से मुखिया भी नहीं हूँ। 3 किलोमीटर हट के मेरा कामत पड़ता है। मैं रामघाट कोसकापुर से, जहाँ से स्वर्गीय सत्यनारायण यादव लघु सिंचाई मुखिया से ही लघु सिंचाई मंत्री बने, वो मेरा इलाका था। मैं अपने कामत से मुखिया बना। ना तो कोई गुतिया था ना जात था, मैं एक ही घर वाला था। और नोनिया जाति का वोट, मोहनबेन जाति का वोट, यादव जाति का वोट, केवट जाति का वोट, धानुक जाति का वोट, 14 वार्डों का वोट हमको आशीर्वाद के रूप में मिला था। और जिस दिन हम नॉमिनेशन दिए, उस दिन ही 3 चीज का हमने शपथ ग्रहण के लिए कहा था: स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। और भगवान के दया से आज तीनों चीज में हम अव्वल अपने पंचायत में है, प्रखंड में बहुत है। अच्छा। इसलिए मजबूती के साथ पंचायत में पुनः हम जनता के बीच जाएंगे। बहुत अच्छा। मैं अशोक जी आप ही का सवाल लेके फिर अशोक जी के पास जाता हूँ। अशोक जी, मुझे ये बताइए कि बहुत साफ गोई से अशोक यादव जी ने कहा है, बहुत शानदार, मुझे अच्छा लगा कि जो काम करता है, पैसा लेता है, वो काम नहीं कर पाएगा, और जो काम किया है उसको वो पैसा नहीं दे पाएगा। तो प्रेफरेंस किसको है बिहार में? जो लोगों को पता है कि आपको हर साल जो है कम से कम 30-40 लाख का फंड आ रहा है, आप करोड़ों के प्रोजेक्ट को गांव में काम करवा रहे हैं, तो 10% का कट अगर मामूली होता है तब भी आप अच्छा कमा लेते हैं। तो फिर ये जो लोगों में जो सोच है कि मुखिया जी ने खूब पैसा कमाया है, तो क्या आपको भी इस तरह का जुर्माना देना पड़ता है या काम आप दिखा के वोट ले लेते हैं? अशोक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अशोक कुमार सिंह। जी जी, देखिए, पैसा कमाने के लिए या जो भी हो, पैसा कमाना हो तो बहुत सारा धंधा है। अगर ग्राम पंचायत का मुखिया बने हैं तो निश्चित रूप में आपको सेवा भावना से आना होगा, और पैसा कमाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। जाके डकैती कीजिए, चोरी कीजिए, लूट कीजिए। हम लोग तो बाहर, हम तो जॉब में थे, 15 साल से यहाँ मुखिया हैं। नौकरी छोड़ करके आके यहाँ पे इलेक्शन लड़े, लोगों ने जिता दिया, दोबारा रिकॉर्ड वोट से जीते, तिबारा हम जीते। हम तो यहाँ का माहौल देखकर, ग्रामीण माहौल देखकर कभी कभी घबरा जाते थे कि भाई पैसा खर्च होगा, पैसा लुटवाएंगे। हमने ये 1-2 बार ट्राई, 2011 के चुनाव में ट्राई किया था कि पैसा कहीं देना पड़ेगा, तो हम बोले कोई आपसे पैसा लिए नहीं कि कमाए नहीं है तो देंगे कहाँ से? तो लोग कहते नहीं नहीं, हम पैसा नहीं, अरे बाप रे, आपका जो पैसा खाएगा वो कोट फूट जाएगा। तो हम लोग पैसा बांटते नहीं है, देते भी नहीं है। और चुनाव में निस्वार्थ भाव से आपने इसमें एक मुद्दा दिया है कि बच गई डुगडुगी मुखिया का। अब आपने जो मुद्दा दिया है इसमें तो हम लोग तो, सरकार तो हम लोग को बेइज्जत करा रही है इस चुनाव में। बुरी तरह हम लोग इस चुनाव में बेइज्जत हो रहे हैं। सरकार ने दे दिया कि कबीर अंत्येष्टि योजना, कन्या विवाह योजना। अब आज आपके 3.5 साल से कबीर अंत्येष्टि का 1 रुपया भी किसी ग्राम पंचायत को नहीं मिला है पूरे बिहार में। और अभी मुखिया जी में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई कबीर अंत्येष्टि का पैसा तो आपको आप दिए नहीं। अब लोग मर जाते हैं तो मुखिया जी गए तो उसको 1000-2000 अपना पॉकेट देना है, या किसी को चीनी खरीदे, किसी को रिफाइन खरीद दिए। तो मुखिया को तो ये सरकार बेइज्जत करा रही है। और बहुत अच्छा। मैं ये बात कुमार मंगलम जी के पास ले जाता हूँ। मंगलम साहब, ये मुझे बताइए कि जो भावना से कुमार, ये अभी अशोक जी बता रहे थे, मुखिया संघ के नेता भी हैं, सच में कभी कभी लगता है कि इन लोगों की हालत जो है वाकई में बहुत एक
ऐसी हालत बना दिया है कि गांव में व्यवस्था में लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी बहुत कमा रहे हैं, और मुखिया जी जो है अपना कट जो है ऊपर से नीचे तक बांट रहे हैं। दूसरी बात सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सवाल अशोक जी ने उठाया था कि गांव में जरूरत किस बात की है। अगर ये 7 निश्चय, अगर नीतीश कुमार जी अपना 7 निश्चय मुखिया से ही करवाएंगे अपने गांव में, तो फिर ये 7 निश्चय कराने के लिए तो उनके ब्लॉक लेवल के कर्मचारी हैं, ब्लॉक लेवल तक उनका ऑफिस है। तो इसमें पंचायतों की क्या भूमिका है, पंचायत क्यों होनी चाहिए जब वो नीतीश कुमार के 7 निश्चय ही करेंगे? तो ये निश्चय में पंचायतों का अपना निश्चय क्यों नहीं हो, ये पावर क्यों नहीं बिहार में मिल पाता है? मंगलम जी, इसके पीछे रीजन क्या है? अशोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले वो कुछ बोल दें फिर हम। हाँ जी अशोक जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि हम उनका सारा लाइट डिपार्टमेंट है। 7 निश्चय अपना पीएचडी से करवाए, जल नल करना है तो नली गली कराना है, उनका सारा विभाग है उसके लिए, उनके इंजीनियर है, उनके टेक्निकल है। आप हमको हमारा फंड से को जो हम गांव के डेवलपमेंट के लिए रखे हैं, गांव के विकास के लिए हमको प्लान करना है अपने गांव के लिए। हम लोग जब 2006 में मुखिया हुए पहली बार, तो हम देखे कि बहुत बैठ के हम लोग ग्राम सभा में इतनी भीड़ होती थी कि लोग आते थे, पूछते थे क्या करना है। गांव में सड़क नहीं था, किसी गांव 9 गांव है, बिजली नहीं था, स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग गांव के लोगों को बैठा के हमने काम करना शुरू किया, और उस समय पैसे भी बहुत, 11वां भी 12वां। चलिए हम आपका सवाल लेके जा रहे हैं, इसी मंगलम साहब से पूछते हैं। भी हम लोग बहुत अच्छा काम किए। जी मैं समझा अशोक जी, आपकी ही भावना को हमने रखा है, और हम समझते हैं कि हम लोग जब ये बिहार स्वाभिमान से चर्चा कराते हैं तो हम लोग आपकी ही भावना को रखते हैं कि ये सशक्त गांव होगा तभी सशक्त बिहार होगा। बिहार कोई स्पेशल और फंड से नहीं होगा। जो आप 15-25 साल हो गए बिहार के विभाजन का, और आज भी आप स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की हालत क्या है। कुमार मंगलम साहब, मंगलम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैंने अपना सवाल फिर से अगर आपको दोहरा दूं, तो ऐसी दिक्कत क्या है बिहार में जो 7 निश्चय ही नीतीश जी के सारे लोग करें, अपना पंचायतों का कोई निश्चय नहीं हो? ये क्या तरीका, वहां पे ये सिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा? एक मुकदमे में मिश्रा जी, माननीय अशोक कुमार सिंह या मुखिया महासंघ या सारण जिला मुखिया संघ, मेरा क्लाइंट था, हम उसकी वकालत कर रहे थे जब ये 7 निश्चय पंचायतों पे थोपा गया बिहार सरकार के द्वारा। और मैंने माननीय न्यायमूर्ति के यहाँ अपने आर्गुमेंट में ये बात रखी थी कि महोदय, मेरा गांव, हम अपने गांव की बात कर रहे हैं, मेरे गांव में जैसे अशोक जी के यहाँ 20 फीट पे इतना स्वच्छ पानी है जो पानी हमको पटना में 300 फीट पे नहीं मिलता है। तो हम क्यों ये 300 फीट और 500 फीट के चक्कर में पड़ेंगे? हमारे पंचायत की तो प्राथमिकता होनी चाहिए कि गंडक के बाढ़ से आज हमारा पूरा गांव डूबा हुआ है। अगर ये 7 निश्चय की योजना से में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, ये कम से कम नल जल में, ठीक है, गली नाली ठीक है, अगर उस पैसे से अगर रिंग बांध बना के अगर गांव को सुरक्षित कर लिया जाए तो शायद लोगों को एहसास होगा कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत के द्वारा हमको सुरक्षित किया गया है। इसलिए इन सब प्रश्नों का एक ही जवाब है मिश्रा जी कि जब तक 73वां संविधान संशोधन को, जिस भावना से ये संविधान में संशोधन किया गया था, उस भावना को अगर धरती पे नहीं उतारा जाएगा, तब तक कि पंचायतों का कहना और पंचायतों का बनना मेरे समय से बेवजह है। इनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर सारा चीज अब इनको फंड मिलते हैं 14वीं वित्त आयोग के अनुशंसा पे, 5वीं वित्त आयोग के अनुशंसा पे, लेकिन अब उसमें आदेश हो गया है कि उसका 80% जो होगा वो नल जल और गली नाली पे खर्चा होगा। अरे भाई आप छोड़ तो दीजिए, वो अपनी बात, जब इसी के लिए ग्राम पंचायत बना है तो वो अपनी प्राथमिकता खुद तय करें और उसके अनुसार वो अपनी योजना बना के अपने गांव को सुदृढ़ करें। मिश्रा जी 29 सब्जेक्ट्स हैं हमारे संविधान के 11वीं अनुसूची में। ये 11वीं अनुसूची में अगर पानी की व्यवस्था करना ग्राम पंचायत का काम है
तो ये ग्राम पंचायत को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है कि आज हमारे नीतीश जी कर रहे हैं कि ना हर घर हर जगह नल का जल हम पहुंचाएंगे। अरे भाई, आपको अगर लगता है कि हमारा मुखिया डिजॉनेस्ट है, वो सही काम नहीं कर रहा है, तो आप उस पर अंकुश रखिए। हम नहीं कहते हैं कि फ्री छोड़ दीजिए। और जो जहां तक सोशल ऑडिट की बात की है, अगर वाकई सोसाइटी इतना जागरूक हो चुका है, अगर वो सोशल ऑडिट कर सकता है, तो 5 साल के बाद मुखिया जी तो कहीं नहीं दिखाई देंगे। बहुत कहां से आए थे वहां चले जाएंगे। तो बहुत सोशल अच्छा। ऑडिट का मौका कहां मिल रहा है? वो सोशल ऑडिट तो हो नहीं रहा है। ये नल जल में पैसा खर्च करके मुखिया जी लेते हो या उनके पदाधिकारी लेते हो, 40% धरातल पे है, 60% मैं मंगलम साहब, मैं जज साहब के पास जाता हूँ और मेरे पास अब वक्त भी कम है। मैं एक चीज लेकिन अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो चीजें हम बिहार में बारे में सुन रहे हैं, कि देखिए बिहार के साथ में दिक्कत क्या है कि जो ज्योग्राफिकल लुक उसका है अपनी बिहार की, अपने यहाँ अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अलग अलग मजबूरी है, अलग अलग वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कहीं पानी ज्यादा हो, कहीं पानी कम हो। बिहार में जिस जगह पे बाढ़ आई होती है, अगले 2 महीने के बाद वो सूखा क्षेत्र बन जाता है। 22-24 डिस्ट्रिक्ट बिहार में हर बार सूखाग्रस्त होता है। तो ये जल नल वाला जो स्कीम, जल नल का जो स्कीम है 2024 तक प्राइम मिनिस्टर ने जो हर घर का में जो टैप वाटर कनेक्शन की बात रिजोल्यूशन में की है, आने वाले 10 साल में जो पानी का रिचार्जिंग हम लोग करते हैं बिहार में हो, या हम अभी देखे हैं, हम जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं मंगलम साहब, उस डिस्ट्रिक्ट में पोखर, तालाबों और झीलों की कमी नहीं है मधुबनी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां उन शहरी इलाकों में जो वाटर टेबल है वो इतने नीचे चला गया है कि अब छोटे छोटे शहरों में, इलाकों में, गांव में लोग समरसीबल पानी का यूज कर रहे हैं, पंपिंग करवा रहे हैं। हालत ये है क्योंकि 70% जो पानी बोरिंग के द्वारा जो लोग खेती में सिंचाई कर रहे हैं उसका इतना मिसयूजेज हो रहा है। आप तो बाहर के समय में आपको लगता है चारों बगल ही पानी है, 2 महीने के बाद बिहार के उन इलाकों में पानी जो है वो आपको पीने के लिए नहीं रह पाएगा। तो इसलिए वो कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं जो एक बड़े प्लान से हिसाब से किया जाता है। हमारे पास समय कम है, हम इस पे अगली चर्चा हम लोग कर सकते हैं। मैं लास्ट एक टेक ले लेता हूं अपने जज साहब का। जज साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जब कभी पंचायतों की बात करते हैं और आप आते हैं हम लोगों के इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं, तो मुझे बताइए कि आज की तारीख में बिहार में इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट हो चुका है, अशोक जी जैसे लोग हैं, काफी पढ़े लिखे लोग हैं जो गांव में जाके अपनी एक भूमिका बनाना चाहते हैं, ग्राम सरकार का जो आपका मॉडल है वो बनाना चाहते हैं। काफी ऐसे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जो गांव में अपनी भूमिका बनाना चाह रहे हैं। इन लोगों के को देने के लिए आपके पास कोई आइडिया है जो वो अपने जमीन पे खड़े होके, अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो अपने हिस्से से कुछ जो सामाजिक भागीदारी का वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सके, ऐसी कोई संभावना है क्या? नहीं, मैं इस पक्ष का नहीं हूँ कि वो अपने हिस्से से क्यों करें। जब नेता लोग जनता के टैक्स से मौज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जनता के पैसे टैक्स मैं करेक्ट कर लेता हूँ, हिस्से मतलब मेरा बजट का नहीं था, हिस्सा मतलब अपने एफर्ट से था कि कोई नौजवान इसको एक रिवॉल्यूशन बना सकते हैं। एफर्ट तो तभी देगा जब उनको अधिकार देगा। इनको मेरा यही कहना है कि जो पंचायतें, अब तो चुनाव हो जा रहा है, जैसे भी जो चुन के आम है, उनको पहले ये कहना चाहिए कि जो उनके पंचायती राज अधिनियम में जो वो सेक्शन है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन गांव पंचायतें कार्य करेंगी, उसको आंदोलन करके उस प्राविधान को हटवाना है। वो केंद्र ने नहीं रखा, वो राज्यों ने अपने कानून बना रखा, उसको हटवाएं और सभी 29 विभागों का अधिकार उनको मांग करें कि हमको सौंपा जाए। और बजट की कमी नहीं है, बजट सब वित्त आयोग दे रहा है। और जब ये अधिकार जब उनको मिल जाएंगे तो राज्य सरकार कोई निर्देश ही नहीं देगी। जो आप कह रहे हैं ना कि पोखरा वसूलेंगे, हाट बाजार करेंगे, उसका करेंगे, जब वो धारा 15 हट जाएगा, जो उनका भी धारा हो राज्य सरकार का निर्देश, तो राज्य सरकार कोई निर्देश जारी नहीं करेगी। तो सारा का सारा जो संपत्ति उनके हाथ में है, सारी संपत्ति उनकी रहेगी, सारे संसाधन रहेंगे, सारी योजना रहेगी, सारा नियमावली बनाने का अधिकार रहेगा। गाँव देखिए अपने आप स्वतंत्र हो जाएंगे, और जिस दिन गाँव स्वतंत्र हो जाएंगे देखिए स्वर्ग बन जाएंगे। और ऐसे गाँव हमारे रहे हैं, और इसी अवधारणा को लेकर संविधान में व्यवस्था की गई है कि हर गांव स्वर्ग बने, स्वशासित बने और अपनी समस्याओं को सब निराकर करे। और मैं तो कहता हूं कि देखिए गांव केवल हमारे केवल विकास के केंद्र नहीं है, वो सांस्कृतिक केंद्र। हर गांव एक अलग अलग उसकी संस्कृति है, उनका भाईचारा है, उनका संबंध है। तो वो एक सांस्कृतिक विकास के साथ साथ गाँव वाले बहुत अच्छा सांस्कृतिक केंद्र भी बनाएंगे। और वो संस्कृत भारत में, अगर भारत के गाँव से ही
भारत की संस्कृति है, अन्यथा भारत की कोई संस्कृति नहीं है। अगर गांव को हम मिटा देंगे तो भारत की संस्कृति भी मिट जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे गांव के जो चुन के आएंगे बिहार के लोग, वो गांव को बहुत अच्छा, संगठित बनाए और गांव की संस्कृति की भी रक्षा करने के लिए आंदोलन करें। बहुत अच्छा। जज साहब, मैं एक बार कुमार मंगलम जी का ले लेता हूँ कि कुमार मंगलम, सॉरी मंगलम साहब, सॉरी मैं बार बार कुमार मंगलम आपसे जुड़ जाता है मेरा नाम, मैं माफी चाहूंगा। मैं मंगलम साहब आपको आपसे, हाँ, जो जज साहब कह रहे थे गांव को गांव ही रहने दीजिए, और गांव की संस्कृति की बात, बहुत मार्मिक बात जज साहब ने बताई है कि गांव अपने यहाँ बिहार में तो अब कोई गांव रह ही नहीं गया है। इसके पीछे रीजन क्या है जो गांव की संस्कृति नहीं रह गई है और गांव खोता जा रहा है? क्या कारण है मंगलम साहब इसके पीछे? मैं पांडे जी से एग्री करते हुए डिसएग्री भी करना चाहूंगा। न हम अपनी संस्कृति खोए हैं, न हम अपना गांव खोए हैं। चंद लोग हैं जो पढ़ने लिखने के बाद गांव से पलायन करके गांव से अपना नाता जोड़ लिए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ वकालत करने के बावजूद मैं अपने गांव को आबाद रख के मैं वहां खेती भी करता हूं। बहुत अच्छा। क्योंकि मेरे गांव में घर में ताला लगा हुआ है। और अशोक कुमार सिंह जी जो हैं वो जानते हैं हमको कि हम कितने बढ़िया से अपनी खेती कराते हैं। और मैं आज भी गांव से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए गांव में कोई कमी नहीं है। गांव आज भी गांव है और आज भी वहां जाके गांव में वो सुकून मिलता है जो शहर में मुझे आज तक नहीं मिला। इसलिए ऐसा नहीं है कि गांव हम खोते जा रहे हैं, गांव है, गांव को देखने की जरूरत है। अगर हम छोड़ देंगे तो जो आदमी बेसहारा है वो गांव को क्या देख पाएगा। हमारे गांव में अभी सड़क टूटा हुआ है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री से मिला और मैंने कहा कि भाई जब हमारे गांव में सड़क टूटा हुआ और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या ग्रामीण विकास मंत्री आप बने हुए हैं। उन्होंने तुरंत फोन किया वहां के वीडियो को, भाई जल्दी से जल्दी वहां काम कराओ। तो हम गांव छोड़े नहीं हैं और गांव छूटा भी नहीं है और गांव आज भी है। एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा मिश्रा जी, इस प्रदेश में 243 लेजिस्लेचर्स को हम लोग चुनते हैं और खास करके हमारे जो पंचायती राज या संस्था के जो भी प्रतिनिधि हैं या म्युनिसिपैलिटी के जो हैं वो 26 या 28 MLC चुन के भेजते हैं। हम दुख के साथ कहना चाहते हैं 243 की बात अगर हम ना भी करें तो कम से कम ये 26 और 28 जो चुन के आते हैं उन्होंने आज तक कभी भी विधान परिषद में इन पंचायतों की स्वतंत्रता का मुद्दा आज तक नहीं उठाया। कभी कोई सवाल नहीं बना, कोई सवाल ही आज तक किसी ने नहीं बनाया। बहुत अच्छा। हम अपील करेंगे अपने पंचायत प्रतिनिधियों से कि कम से कम अपना सशक्त प्रतिनिधि चुने उस विधान परिषद के लिए जो आपकी वकालत वहां कर सके जहां आपके लिए कानून बनाया जाता है। और जैसे ही कोई वैसा कानून आए जो आपके हितों के खिलाफ हो, जो संविधान के 73वें संशोधन के खिलाफ हो, कम से कम वे लोग तो उसका पुरजोर विरोध करें ताकि आप मजबूत हो, हमारा गांव मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो। मैं क्लैपिंग देना चाहूंगा मंगलम साहब, मैं आपकी बात को क्लैपिंग देना चाहूंगा। आपने बहुत सही सवाल उठाया, मुद्दा उठाया है। बिहार से जो हमारे मुखिया लोग जा रहे हैं, काफी बड़े सीनियर मुखिया हैं। अशोक जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे भी कि आपका नेटवर्क भी बीच में गायब, ये नेटवर्क से टूट गया था। हम लोग फिर मिलेंगे, हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे। आज जन्माष्टमी है और भगवान कृष्ण का आज जन्मदिन है, तो सबके घर में कुछ ना कुछ उत्सव है। मैं माफी चाहूंगा जज साहब से कि हमने इनका वक्त लिया। मैं मंगलम साहब आपसे भी थोड़ी सी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपने एक लाइन में मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे श्री कृष्ण अपने पराक्रम से उस आतताई कंस का जेल तोड़ के और अपने पिता और माता को आजाद कराए थे, उसी तरह हमारे मुखिया लोग इस जेल को तोड़ के और गांवों को आजाद कराए, एकजुट होकर लड़े और कम से कम अपना प्रतिनिधि ऐसा चुने जो इनकी बात को वहां पुरजोर रख सके। बहुत अच्छा। लेकिन ये दिक्कत है मंगलम साहब, मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ, लेकिन जितना बिहार की हम सियासत है उसको देख रहा हूँ। अभी जज साहब ने भी गांव के बिहार के मुखिया को यही निवेदन किया है कि आप लेके चुनाव जीतिए, आइए, अपना संगठन बनाइए और अपने अधिकार को पहले सुनिश्चित कीजिए। लेकिन बिहार अपने जातिवादी राजनीति में इस तरह से व्यस्त है और इस तरह से उलझा हुआ है कि
मुझे नहीं लगता है कि वो अभी इस चीज पे गौर कर पाएगा। और तो ये दिहाड़ी व्यवधानों के बीच में मुझे लगता है कि अभी सिर्फ मुखिया अपने गांव तक ही सीमित रहें, अपने गांव तक ही देखें, अपने गांव का विकास वो करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि अगर उनका गांव आत्मनिर्भर होगा तो बिहार भी आत्मनिर्भर होगा। और सबसे जरूरत अभी बिहार को आत्मनिर्भर होने का है कि बिहार में अगर पलायन रुकता है तो गांव ही उसका पलायन की जो बीमारी है, विभीषिका है, उसको गांव ही रोक सकता है। मैं आप सारे मेहमान का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज का इस प्रोग्राम को समाप्त करता हूं। आप लोगों को जय श्री कृष्ण। फिर हम लोग मिलेंगे। नमस्कार जज साहब, नमस्कार मंगलम साहब, नमस्कार अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आज के दिन भी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।